नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, ईवीएस से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, तो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कि सीटेट में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है वह 30 प्रश्न जो पूछा जाता है आपका ईवीएस के पेपर में, वह प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? क्या आप बता सकते हैं? आप लोग में से बहुत आदमी जानते होंगे या बहुत न भी जानते होंगे। देखिए, आपको सीटेट पेपर 1 में ईवीएस के लिए सिर्फ आप 3 किताब को फॉलो कीजिए। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। इन 3 क्लास की बुक को पढ़िए। इन तीनों बुक से ही आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा, इन तीनों कक्षाएं की किताब से आपका ईवीएस में प्रश्न पूछा जाता है। एनसीईआरटी ईवीएस, याद रखिएगा, एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, इन 3 क्लास की बुक से ही आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 ईवीएस में। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन 3 किताब को पढ़िए। ठीक है, आप सिर्फ इन 3 किताब को पढ़िए और हम इन्हीं तीनों किताबों से वीडियो में लेकर आता हूँ आपके सामने। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न आपका सीटेट ईवीएस में पूछा जाता है। ठीक है, आज जो मेरा चैप्टर है कहानी सपेरों की, यानी यहाँ आपसे सांपों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सांपों से संबंधित प्रश्न आपका सीटेट पेपर 1 में पूछा जाता है। सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से सांपों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। निश्चित रूप से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा, सांपों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही नई क्वेश्चन की निर्माण होती है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको सीटेट क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप सीटेट द्वारा पूछा गया प्रश्न को पढ़िए कि सीटेट ने किस तरह से प्रश्न पूछता है, और उसी के आधार पर आप अपनी आगे की तैयारी कीजिए। आप अभी अनजान हैं, नहीं जानते हैं, पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए सीटेट द्वारा पूछा गया पिछले साल का प्रश्न को पढ़िए और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि जब तक आप सीटेट का पूछा गया सवाल को नहीं पढ़िएगा और अचानक आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो फिर आपको वहाँ पर दिमाग काम नहीं करेगा। सोचिएगा कि यार कहाँ से प्रश्न, कैसा प्रश्न आ रहा है। तो इससे पहले अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारी रिपीटेशन होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत सारी रिपीटेशन देखने को आपको मिलेगा एग्जाम में। तो मैं कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी आप सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, कुछ नहीं है। वही सब प्रश्न जो है ना, पुराने प्रश्न को फिल्टर करता है, उसमें कुछ नए शब्द को जोड़ देता है। सब क्वेश्चन वही रहता है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही रहता है। उसमें थोड़ा सा शब्द को हटा कर के एक नए शब्द को घुमाकर पूछ देता है, लेकिन सारा कुछ जो है होता है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बूस्टर का काम करता है, ये बूस्टर का काम करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपके अंदर जो है ना क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। हम अपने चैनल पर 2011 से लेकर के जब से सीटेट एग्ज़ाम की शुरुआत हुआ है, 2011 से सीटेट एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है, तो 2011 से लेकर के अब तक 2024 तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आप उतना ही पढ़ लेते हैं ना। हमारा जो वीडियो है 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं मेरा वीडियो देख करके, तो मैं कहता हूं कि आप आराम से आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। क्योंकि यही सब सीटेट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को फिल्टर करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फिल्टर करके नए क्वेश्चन की निर्माण होती है उसी बेस पर। तो आप निश्चित रूप से अवश्य सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी से आप मॉक टेस्ट लगाइए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बूस्टर का काम करता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िए। साथ ही साथ आज जो हम क्लास करा रहे हैं आपका ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जो आपका 15 नंबर कंटेंट से पूछा जाता है, 15 नंबर आपका पेडागोजी का होता है ईवीएस का। तो 15 नंबर जो कंटेंट जो होता है वो कंटेंट जो है आपका 15 नंबर आप सीटेट की ईवीएस का जो किताब है, ठीक है, सीटेट ईवीएस के लिए जो आपका ईवीएस का बुक है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक, उस किताब को पढ़ लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। विश्वास नहीं है तो अभी हम निकालूंगा क्वेश्चन आपको और बताऊंगा कि देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा, सांपों से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सांपों से संबंधित क्वेश्चन जब मिलेगा तो ये चैप्टर यहीं से पूछा गया है, जो चैप्टर अभी हम आपको पढ़ाएंगे। जो चैप्टर अभी आपको हम पढ़ाएंगे यह चैप्टर सांपों से संबंधित है और सांपों से संबंधित प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा तब जाके आपको नॉलेज होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है और किससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, अधिक से अधिक उसी से मॉक टेस्ट लगाइए और उसी को पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में मालूम हो जाएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और उसी के हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पर चैप्टर आपका कहानी सपेरों की है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भाई साथी जो सीटेट के एग्ज़ाम करते हैं उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बताता हूँ उस पॉइंट को जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका सीटेट 4th क्लास की ईवीएस है। ये आपका एनसीईआरटी 4th क्लास की आपका बुक है, एनसीईआरटी 4th क्लास की है, ठीक है, क्लास 4th की है, याद रखिए ये क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस है। और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर कहानी सपेरों की, ये चैप्टर का नाम है और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है इस सीटेट की एग्ज़ाम में। हम उसी प्रश्न को पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछे जाने वाला है। हम फालतू की बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसी बात को पढ़ाऊँगा जहाँ से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेन पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, नाग गुफन। देखिए ये नाग गुफन आप यहाँ देख रहे हैं, नाग गुफन क्या होता है। नाग गुफन क्या होता है, देखिए ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए नाग गुफन क्या है, तो ये नाग गुफन जो है सांपों की आकृति में बनाई गई रंगोली होती है। नाग गुफन क्या होती है, तो सांपों की आकृति यानी सांपों जैसा रंगोली बनाई जाती है, सांप के जैसा डिजाइन रंगोली बनाई जाती है दीवारों पर। और यह कहाँ बनाया जाता है, तो गुजरात और दक्षिण भारत में, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। तो नाग गुफन क्या है समझ गए होंगे। तो नाग गुफन सांपों की आकृति में बनाई गई रंगोली है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। यानी दीवारों पर सांप की आकृति जैसा क्या है, रंगोली बनाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं नाग गुफन।
इसी को क्या कहते हैं, नाग गुफन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, इसी को क्या कहते हैं, नाग गुफन कहते हैं। तो समझ गए होंगे नाग गुफन क्या है। तो नाग गुफन सांपों की आकृति में बनाई गई रंगोली होती है। सांपों की आकृति में सांप जैसा दीवारों पर पिक्चर बनाया जाता है, उसी को कहते हैं नाग गुफन। ठीक है, यानी सांपों की आकृति जैसा दीवारों पर जो चित्रकारी, जो डिजाइन बनाया जाता है, जो रंगोली बनाया जाता है, उसी को कहते हैं नाग गुफन। और इसका प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के लोग करते हैं, नाग गुफन डिजाइन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सांप की आकृति में बनाई गई रंगोली को हम नाग गुफन कहते हैं और इसका प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं अगला पॉइंट, जहां से सीधे सीधे आपके प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहां से प्रश्न पूछता है, देखिए 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 कहाँ से प्रश्न पूछता है। मैं वहाँ लेकर चलूँगा जहाँ से आपका प्रश्न पूछता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। बीन पार्टी के बाजे, बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। तो ढोल के अलावा बाकी जो तीन आपका बाजा है, बीन, तुम्बा, खजरी, यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी से, लौकी देखे हैं ना हम लोग खाने के प्रयोग में लाते हैं लौकी। तो जो लौकी जो सूख जाते हैं, इसका प्रयोग बीन, तुम्बा और खंजरी, ठीक है, इसका प्रयोग, सूखी लौकी का प्रयोग बीन, तुम्बा और खंजरी बनाने में, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी सूखी लौकी का प्रयोग जो है बीन, तुम्बा, खंजरी बनाने में क्या है, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो याद रखिएगा बीन, तुम्बा, खंजरी जो है ये आपका सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ऑप्शन में देगा बीन, तुम्बा, खंजरी, उसके बाद दे जाएगा ढोल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सूखी लौकी से बनाए जाते हैं बीन, तुम्बा और खंजरी। क्या बनाया जाता है, बीन, तुम्बा और खंजरी बनाई जाती है। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, सीटेट ईवीएस से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि बीन, तुम्बा, खंजरी क्या है। तो यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यह जो है तीनों एक प्रकार की बाजा होती है जो कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ से पूछेगा कालबेलिया के बारे में। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ देगा कालबेलिया क्या है। कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया एक नागिन डांस है। क्या है, नागिन डांस है, जो कि राजस्थान और गुजरात में कालबेलिया नाच होती है। ठीक है, और इस नाच में हाथ के सहारे उठकर, ठीक है, हाथ के सहारे उठकर नाचता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कालबेलिया नाच क्या है, तो कालबेलिया नाच जो है एक नागी डांस होता है जो कि राजस्थान और गुजरात में ये इसका मुद्रा होती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में इस कालबेलिया नाच को दिखाया जाता है। इसमें क्या है कि हाथ के सहारे उठकर डांस किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हाथ के सहारे उठकर, देख सकते हैं पिक्चर में, हाथ के सहारे उठ करके यह डांस करता है। इसी को कहते हैं कालबेलिया नाच। क्या कहते हैं, कालबेलिया नाच। और यह नाच कहाँ होता है, राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में कालबेलिया नाच होती है। इस नाच में क्या है, हाथ के सहारे उठकर डांस करता है। ठीक है, हाथ के सहारे देख रहे हैं ना, ये हाथ जो है नीचे है और इसी हाथ के सहारे उठ करके डांस करता है। इसी डांस को कहते हैं कालबेलिया डांस। क्या कहते हैं, कालबेलिया डांस कहते हैं, कालबेलिया नाच कहते हैं। ठीक है, तो कालबेलिया नाच एक मुद्रा होती है। ठीक है, क्या है, कालबेलिया नाच क्या है, एक ऐसी डांस होती है जो हाथ के सहारे उठकर डांस किया जाता है। इसको कहते हैं कालबेलिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कालबेलिया जब पूछेगा तुरंत फिर आपको आंसर लगा देना है कालबेलिया क्या है। तो कालबेलिया जो है ना एक नागिन डांस होता है जो राजस्थान और गुजरात में हाथ के सहारे उठकर डांस किया जाता है। इसी को कहते हैं कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया नाच कहाँ होती है, तो राजस्थान और गुजरात में लोग करते हैं कालबेलिया डांस, और इस डांस में हाथ के सहारे उठकर डांस किया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कालबेलिया नाच। क्या कहते हैं,
कालबेलिया नाच कहते हैं। याद रहेगा ना जी, याद रहेगा ना जी। इसी को कहते हैं क्या, कालबेलिया नाच कहते हैं। देखिए कालबेलिया नाच, हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, यानी सांप जैसी जो मुद्राएं दिखाई जाती हैं, सांप जैसी जो आपको मुद्राएं दिखाई जाती है इसी को कहते हैं कालबेलिया नाच। ठीक है, सांप जैसी जो मुद्राएं दिखाई जाती हैं इसी को कहते हैं कालबेलिया नाच। ठीक है, देख सकते हैं कालबेलिया नाच है, यही है आपका कालबेलिया नाच। इसमें सांप जैसी मुद्राएं दिखाई जा रही है, जो हाथ के सहारे उठ करके डांस किया जा रहा है, इसी को कहते हैं कालबेलिया नाच। ठीक है, सांप जैसी जो मुद्राएं दिखाई जाती है उसको कहते हैं कालबेलिया नाच। ठीक, और यह कालबेलिया नाच कहाँ होती है, तो राजस्थान और गुजरात में। और यह नाच कैसे किया जाता है, तो हाथ के सहारे उठकर डांस किया जाता है इसमें। ठीक है, हाथ के सहारे उठकर डांस करना, इसी को कहते हैं कालबेलिया नाच, जिसको नागिन डांस कहते हैं। क्या कहते हैं, नागिन डांस कहते हैं। यानी कालबेलिया नाच जो कि नागिन डांस होता है, जो कि राजस्थान और गुजरात में लोग करता है। और इस नाच में क्या होता है, हाथ के सहारे उठकर डांस किया जाता है कालबेलिया नाच में। ठीक है, ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग में, सीधे सीधे छाप दूंगा। चलते हैं अब अगला पॉइंट, जहाँ से प्रश्न आपका सीधे आपके एग्जाम में पेपर में छपता है, उस प्रश्न को बताऊंगा अभी कि कहाँ से प्रश्न छपता है आपके एग्जाम में। प्रश्न यहाँ से छपता है, प्रश्न यहाँ से छपता है। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। हमारे देश में जितने भी सांप पाए जाते हैं ना, उन सभी में से सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप होते हैं, वही 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। बाकी बात जितने भी सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वही 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न पूछेगा कि भारत में पाए जाने वाले सांप में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, तो भारत में पाए जाने वाले सांपों में सिर्फ 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। सिर्फ 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, सिर्फ 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। इसके बाद जितने भी सांप है, इन चारों को छोड़ करके वो सब जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और उस सांप का नाम है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। याद रखिएगा, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, इन 4 सांप ही जहरीले हैं। इन चारों सांप को छोड़ करके बाकी सांप जहरीले नहीं होते हैं। इन चारों सांप को काटने से आपको बचना मुश्किल है, क्योंकि ये सांप जहरीले होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं। इन सांप को काटने से बचना मुश्किल होती है। बाकी जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं, उन सांप को काटने से आपके शरीर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन जो 4 सांप का नाम बताया आपको, नाग, करैत, यहाँ लिखा हुआ है नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग, करैत, दुबैया और अफाई, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 तरह के जो सांप है ये जहरीले सांप है। इसको काटने से मनुष्य को बचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये जहरीले सांप होता है। पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो सांप है इसका नाम अफाई है, इसका नाम अफाई है। ये नाग है, ये क्या है, नाग है। ये क्या है, नाग है। ये क्या है, ये करैत है। ये क्या है, करैत है। ये देखो, ये करैत है, देख रहे हो, ये करैत है। ये दुबैया है, जिसको हम अफाई कहते हैं। ये दुबैया है, क्या है, ये दुबैया है, क्या है, दुबैया है। और इधर आपका अफाई है। ठीक है, इधर आपका अफाई है, ये आपका अफाई है। ठीक है, ये जहरीला सांप है अफाई, पहला जहरीला सांप अफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ आप, नाग है। नाग भी बहुत जहरीला सांप होता है। ठीक है, देख रहे हैं, ये भी नाग जो है ना बहुत जहरीला सांप होता है, मतलब उसको काट लेने पर बचना मुश्किल है। तो नाग भी जहरीला होता है, नाग भी जहरीला सांप है। उसके बाद आपका कौन सा सांप है, दुबैया। क्या है, दुबैया। क्या है, दुबैया। ये भी सांप बहुत जहरीला है। तो 4 तरह के सांप जहरीला है। भारत में जो पाए जाने वाला सांप है, उन सांपों में सिर्फ 4 तरह के जो सांप होता है वो जहरीला है। नाम उंगली पर गिन के बताओ बच्चों। तो पहला है
पहला है कौन? तो पहला यहाँ देखो ना बाबू, यहाँ तो हम बता ही दिए हैं, पहला है नाग। पहला है नाग, उंगली पर गिन लो। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुवैया, चौथा अफाई। ये 4 तरह के जो सांप होते हैं, ये 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। इन चारों सांपों को काटने से बचना मुश्किल है। इन चारों सांपों में से कोई एक सांप काट लिया तो बचना मुश्किल है आपको। कौन कौन सांप? तो नाग, करैत, दुवैया, अफाई। नाग, करैत, दुवैया, अफाई, ये 4 तरह के सांप बहुत ही जहरीले हैं। तो प्रश्न पूछेगा तो छाप दीजिएगा ना पेपर में, बोलिए छापिएगा ना पेपर में, छाप देना है। जब भी प्रश्न बनाएगा सांप से संबंधित, छोड़ना नहीं है, पेपर को धुआं धुआं कर देना है, पेपर को धुआं धुआं कर देना है। यहाँ से प्रश्न जब पूछेगा कि भारत में पाए जाने वाले सांपों में से कितने तरह के सांप जहरीले हैं, तो सीधा आप ठोक दीजिएगा आंसर 4। क्या होगा? 4। अब पूछेगा कि भारत में पाए जाने वाले 4 तरह के जो सांप है कौन कौन है, तो नाग है, करैत है, दुवैया, अफाई। नाग, करैत, दुवैया, अफाई। नाग, करैत, दुवैया, अफाई, ये 4 तरह के जो सांप है ये जहरीले सांप है। ठीक। अब अगला पॉइंट यहाँ से पूछेगा, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यहाँ से प्रश्न बनाएगा आपको इस तरह कि सांप के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन में देगा 2, ऑप्शन में देगा 4, ऑप्शन में देगा 1, ऑप्शन में देगा 5। तो सांप के सिर्फ 2 दांत होता है, 2 खोखला दांत होता है। सांप के 2 खोखला दांत होता है। सांप के 2 खोखला दांत होता है। सांप को 2 खोखला दांत होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न बनाएगा कि सांप के कितने दांत, तो सांप के 2 खोखले दांत। कितने दांत? सांप के 2 खोखले दांत। जब सांप किसी मनुष्य को काटता है, जब सांप किसी मनुष्य या किसी जीव को काटता है तो क्या है, उसी 2 खोखले दांत से, उसी 2 खोखले दांत से शरीर में जहर चला जाता है, शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई, जिसको हम सीरम कहते हैं, दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। देखिए, सांप काटता है तो उसका दवा भी है, सांप काटता है तो दवा भी है। वह जो दवा है वह दवा सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप के जहर से जो दवा बनाया जाता है उसको सीरम कहते हैं। और जो सीरम है यह सांप के काटने की दवा है। सांप की काटने की जो दवा है उसको सीरम कहते हैं। और यह जो दवा है सांप के जहर से ही बनाया जाता है, सांप की जहर से ही बनाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले दांत से जहर जहर जो है ना शरीर में छोड़ देता है। 2 खोखले दांत से जहर शरीर में छोड़ देता है। और जहर से बचने का भी एक उपाय है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर को असर को ख़त्म करने वाली दवाई दिया जाता है, जिसका दवाई का नाम है आपका सीरम। दवाई का नाम क्या है? सीरम। सीरम जो है ना सांप की दवा है सीरम। सांप की दवा है सीरम। यह सीरम जो है ना सांप की जहर से ही बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो यही दवा इंजेक्शन के द्वारा उसके शरीर में दिया जाता है, यही सीरम। ठीक है, तो सांप काटने की दवा क्या है? सीरम। याद रखिएगा सीरम। और यह जो सीरम जो है आपका प्राथमिक और सरकारी अस्पताल दोनों जगह उपलब्ध है। याद रखिएगा 24 आवर से दोनों जगह आपको यह दवा मिलेगा सीरम। जिसको सांप काटे तुरंत अस्पताल ले जाइए, तुरंत अस्पताल। उसको झाड़ फूक पर नहीं रहना है, तुरंत उसको अस्पताल लेकर जाना है। और वहाँ पर जो सांप की दवा है सीरम, उसको उस इंजेक्शन से चढ़ाना है शरीर में। ठीक है, तो सांप काटने की दवा है जिसको क्या कहते हैं? सीरम। याद रहेगा ना, सांप काटने की दवा है जिसको कहते हैं सीरम। सांप काटने की दवा क्या है? तो सांप जो काटने की जो दवा है वो सीरम है। और यह सीरम जो दवा है यह सांप की जहर से ही बनाया जाता है। यह सीरम दवा जो है सांप की जहर से ही बनाया जाता है। सांप की जहर से जो दवा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सीरम। सांप की जहर से जो दवा बनाया जाता है उसको सीरम कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो इसी सीरम की दवा दिया जाता है। यही दवाई सीरम दी जाती है जिस व्यक्ति को सांप
काटता है। याद रहेगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग में घुसा दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग में घुसा दूंगा। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अभी ना बता दिए हैं कि यह सीरम जो है सांप काटने की जो दवा सीरम है, यह सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। सभी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सभी दोनों हॉस्पिटल की जगह दोनों हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्रों पर यह दवा आपको उपलब्ध है, सीरम। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा कि सांप काटने की जो दवा है सीरम, यह किससे बनाया जाता है, तो यह सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो सांप के जहर से बनाया गया दवा को क्या कहते हैं, तो उसको सीरम कहते हैं। सीरम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को सांप काटता है तो यही दवाई सीरम दिया जाता है। ठीक है, और यह सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों हॉस्पिटल में यह दवा आपको मिलता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो सांप के बारे में पढ़े ना, क्या क्या चीज़ पढ़े कि हमारे भारत में पाए जाने वाले सांपों में सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं। नाग, करैत, दुबैया, फाई। नाग, करैत, दुबैया, फाई, ये 4 तरह का सांप ही जहरीले हैं। बाकी जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं। सांप के कितने दांत होता है, तो सांप के 2 खोखले दांत होता है। सांप के कितने दांत होता है, तो सांप के 2 खोखले दांत होता है। और वही 2 खोखले दांत से जब मनुष्य को काटता है तो जहर छोड़ता है उसी 2 खोखले दांत से। और जब जहर चला जाता है मनुष्य के शरीर में तो सांप काटने का भी दवा है, सांप काटने का भी दवा है, उसको कहते हैं सीरम। सांप काटने की जो दवा है उसको कहते हैं सीरम। और यह सीरम सांप की जहर से ही बनाया जाता है। यह सीरम सांप की जहर से ही बनाया जाता है। जब किसी को सांप काटे तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाइए और वहाँ पर आपको दवा एक मिलेगा, सीरम। दवा का नाम क्या है, सीरम। यही सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है सांप काटे हुए व्यक्ति के शरीर में और व्यक्ति ठीक हो जाता है। याद रखिएगा, सांप काटने की दवा है जिसको कहते हैं सीरम। और यही दवा जिस व्यक्ति को सांप काटता है यही दवा उसको शरीर में चढ़ाया जाता है। यही क्या नाम है उसका, सीरम। और यह जो दवा बनता है सांप के जहर से ही बनता है। यानी कहता है ना कि लोहा लोहा को काटता है तो सांप की जहर को काटता है सांप की जहर ही। तो जब सांप काटता है तो उसकी दवा है जिसका नाम है सीरम। और यह दवा जो है सांप के जहर से ही बनता है, सांप के जहर से ही बनता है यह दवा। यानी लोहा लोहा को काटता है, यानी जहर जहर को काटता है। जो सीरम दवा है यह सांप की जहर से ही बना हुआ है। तो जब भी व्यक्ति को सांप काटे तुरंत उसको उठा के ले जाना है कहाँ, हॉस्पिटल में। और तुरंत उसको इंजेक्शन देना है सीरम का, सीरम दवा का इंजेक्शन चढ़ाना है तुरंत और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्योंकि यह सीरम दवा जो है ना सांप की जहर से ही बनाया हुआ है, सांप की जहर से ही बना हुआ यह दवा है जिसको कहते हैं सीरम। तो समझ गए, यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है, बनेगा, छाप देना है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, पूरा प्रश्न छाप छाप देना है, छाप देना है। तो दोस्तों जो पॉइंट था आपको महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको पढ़ा दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है आपके लिए। मैं जो भी था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, बता दिए, हम आपको बता दिए। यहाँ अब कोई भी नहीं बचा प्रश्न। जो प्रश्न यहाँ से बनने वाला था उसको हम पढ़ा दिए और यही प्रश्न पूछता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो सांप से संबंधित जब भी प्रश्न पूछेगा एकदम पेपर को फाड़ देना है, गर्दा गर्दा उड़ा के आना है आपको परीक्षा में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको NCERT EVS। क्या पढ़ा रहे हैं, NCERT EVS। और उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जहाँ से सीधा आपका पेपर में प्रश्न छपता है, जहाँ से प्रश्न छपता है उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। और यह NCERT EVS का बुक है और मैं उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छपता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा प्यारा सा कमेंट, ताकि आपका एक कमेंट हमारे मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है,
और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा निश्चित रूप से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।